हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। अभी तक हमने बायट-सेवर्ट्स लॉ का यूज करके एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली है और एक फाइनाइट वायर कैरिंग करंट, उसकी वजह से उसके आसपास के रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका एक्सप्रेशन निकाला है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ये एग्जाम्स में बहुत बार डेरिवेशन आती है। You have to find the magnetic field at a point on the axis of a circular coil carrying current. यहाँ पर मैं सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे नहीं हूँ, जैसे यहाँ पर मैं O पर नहीं हूँ। इस O से परपेंडिकुलर इस जो सर्कुलर लूप है, इसका जो प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन पास कर रही है इसके सेंटर से, उसे हम बोलते हैं इसकी एक्सिस ऑफ दिस लूप। और उस एक्सिस पे मैंने एक पॉइंट लिया है P, जिस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है यूजिंग बायट-सेवर्ट्स लॉ। तो यहाँ पर आप लूप देख सकते हैं। अगर मैं राइट साइड से देखूं तो मुझे इसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, यानी कि ये जो मैंने डार्क पेन से शो किया है, ये पार्ट इस स्क्रीन के बाहर निकला हुआ है और ये जो मैंने लाइट लाइन से शो किया है, ये पार्ट स्क्रीन के पीछे है। इस करंट कैरिंग लूप की एक्सिस पे मैंने एक पॉइंट लिया है P, जिस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सो कंसिडर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस A carrying a current I and let P be the point on the axis of a circular coil at a distance x. ये जो P पॉइंट लिया है, ये मैंने इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर से x डिस्टेंस पे लिया है। अब बायट-सेवर्ट्स लॉ लगाने के लिए इफ आई नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, द स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मुझे एक लेंथ एलिमेंट चूज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं दो लेंथ एलिमेंट चूज करती हूँ। एक मैंने लिया है नीचे लेंथ एलिमेंट, जिसको मैं नाम देती हूँ dl, और एक मैं लेंथ एलिमेंट ऊपर ले रही हूँ, जिसको मैं नाम देती हूँ dl डैश। इस लेंथ एलिमेंट से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। सिंस ये हमारी रेडियस होगी A और ये एंगल है 90 डिग्री, so hypotenuse is equal to the under root of sum of the squares of other two sides, that is it is equal to under root of x square plus a square. Similarly dl dash का डिस्टेंस P पॉइंट से कितना होगा, again it will be under root of x square plus a square. Now let us suppose P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड dl की वजह से आ रही है, उसको मैं नाम देती हूँ dB, और P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो इस लेंथ एलिमेंट dl डैश की वजह से आ रही है, उसको मैं नाम देती हूँ dB डैश। इनकी डायरेक्शंस क्या होंगी, देखो यहाँ पर मैं अपना राइट हैंड पाम रूल लगाऊंगी। मैं थंब को रखूंगी dl की डायरेक्शन में, यानी कि स्क्रीन के अंदर की तरफ, और मैं अपनी जो फिंगर्स हैं उसको पॉइंट करूंगी इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मेरा r है, बिकॉज dB क्या होता है, dB इज सम कांस्टेंट इनटू dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। तो मेरी पाम किस डायरेक्शन में मुझे पुश करती हुई दिख रही है, डाउनवर्ड। इसका मतलब जो P पॉइंट पे है, P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी इस डायरेक्शन में, दिस इज dB वेक्टर। और हमें पता है कि जो dB वेक्टर है वो dl क्रॉस r है, तो dB वेक्टर हमारा L वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है और R वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, क्योंकि दिस इज माय R वेक्टर एंड dB वेक्टर हैज टू बी परपेंडिकुलर टू R वेक्टर। सिमिलरली हम dl डैश की वजह से dB डैश वेक्टर निकालेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू dl डैश एट पॉइंट P। यहाँ पर मैं अपना राइट हैंड पाम रखती हूँ सच दैट जो फिंगर्स हैं दे आर पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, r डैश वेक्टर की डायरेक्शन, r वेक्टर की डायरेक्शन में वो कर रही हैं, पॉइंट कर रही हैं r डैश वेक्टर की डायरेक्शन में, और जो मेरा थंब है वो स्क्रीन के बाहर आ रहा है, बिकॉज द dl डैश जो करंट है वो इस पॉइंट पर स्क्रीन के बाहर आ रहा है। तो इस पोजीशन में मेरी जो पाम पॉइंट कर रही है वो अपवर्ड की डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, परपेंडिकुलर टू r वेक्टर। तो इसका मतलब P पॉइंट पे
सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ db डैश वेक्टर, और ये जो db डैश वेक्टर है ये r वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा. Now let us assume that this angle is phi. So this angle will also be phi, geometry के according. Now let me resolve the components of dB along the x-axis and y-axis, that is along the axis of this ring and perpendicular to the axis of this ring. First of all, by geometry, this angle will be phi and also this angle will be phi. इसका मतलब वो कंपोनेंट जो एक्सिस के पैरेलल है दैट विल बी dB cos phi, that will be dB sin phi, and the one perpendicular to the axis will be dB cos phi. अब हम dB डैश के कंपोनेंट्स रिजॉल्व करेंगे. सिमिलर मैनर में इसका जो एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट होगा वो होगा dB डैश sin phi, और जो इसका एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा दैट विल बी dB डैश cos phi. dB की वैल्यू विल बी गिवन बाय Biot-Savart's law, that is mu naught upon 4 pi I dl divided by x square plus a square. Similarly, dB dash की वैल्यू will also be given by mu naught upon 4 pi I dl upon x square plus a square. ध्यान रखना है मैं मैग्नीट्यूड्स की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेक्टर्स, क्योंकि इनकी डायरेक्शंस अलग अलग हैं. इसका मतलब dB cos phi has to be equal to dB dash cos phi magnitude wise and dB sin phi has to be equal to dB dash sin phi again magnitude wise. तो इस फिगर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो dB cos phi है, dB dash cos phi और जो dB cos phi है ये दोनों ऑपोजिट टू ईच अदर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट दे आर एक्टिंग ऑपोजिट. इसका मतलब dB cos phi is going to cancel dB dash cos phi at point P, लेकिन जो dB sin phi है ये add up हो रहे हैं because they are in the same direction. So the net magnetic field due to these two elements will be given by dB sin phi plus dB dash sin phi. तो सिर्फ साइन components add up होंगे, और ये कहाँ पर बात कर रही हूँ मैं P पर. Only the sine components are going to add up and the cos components are going to cancel each other. Why? क्योंकि इसमें सारे के सारे पॉइंट्स के ऑपोजिट, एग्जैक्टली डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक ऐसा लेंथ एलिमेंट है जिसकी वजह से y कंपोनेंट के लॉग उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाती है. यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, वैसे यहाँ पर आता है हमारे पास साइन थीटा dB कैलकुलेट करने में, बट थीटा की वैल्यू इस केस में 90 डिग्री होगी. वाई? क्योंकि dl लेंथ एलिमेंट और जो r वेक्टर है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है इन बोथ द केसेस. और साइन 90 होता है 1, इसलिए मैंने यहाँ पर साइन थीटा रिप्रेजेंट नहीं किया है. So I've written dB at P is dB sin phi plus dB dash sin phi, और मुझे पता है dB और dB dash का मैग्नीट्यूड सेम है. So I can write it is equal to 2 dB sin phi. Now I'll put the value of dB and I'll get this expression. अभी जो sin phi है इसको मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ in terms of already known values a और x की टर्म्स में. यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं that sin phi will be equal to perpendicular upon hypotenuse. perpendicular होगा a और hypotenuse होगी अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. सो sin phi is equal to a upon अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. सो मैंने यहीं पर रिप्लेस कर दिया है. अब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मैं पूरी रिंग पे इंटीग्रेट नहीं करूंगी, आई विल इंटीग्रेट ओवर हाफ रिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पर दो करंट एलिमेंट लिए हैं. इसका मतलब मैंने दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट करंट एलिमेंट्स लिए हैं. अगर मैं 2 पाई r पे इंटीग्रेट करती हूँ इसका मतलब मेरा एक एलिमेंट 2 बार काउंट हो जाता है. अगर मैं इस एलिमेंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट करती हूँ तो ये वाला एलिमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट होगा ऑटोमेटिकली, तो मेरी फुल रिंग कवर हो जाएगी. इसलिए आई विल इंटीग्रेट ओवर पाई r एंड नॉट 2 पाई r.
यहाँ पर r रेडियस बोला है मैंने, और इस सर्कल के लिए जो रेडियस है वो है a. So now I'll have to integrate db to get b. b निकालने के लिए मुझे db का एक्सप्रेशन इंटीग्रेट करना पड़ेगा. देखते हैं इसमें क्या क्या कांस्टेंट है. देखो ये पूरी चीज कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 2 4 पाई करंट कांस्टेंट है पूरे लूप में. ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस. जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर सारे लेंथ एलिमेंट b पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हैं. इसका मतलब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट कॉन्स्टेंट है, तो उसका स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट होगा. सो और हमारा a भी कॉन्स्टेंट है, दैट इज द रेडियस. तो इन सबको मैं इस इंटीग्रेशन से बाहर लेकर आ सकती हूँ. आई विल गेट म्यू नॉट आई a अपॉन 2 पाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2. ध्यान रखना है यहाँ पर 1 प्लस 1/2 है, एंड 1 इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है. तो दिस 1 प्लस हाफ बिकम्स 3/2. सो यहाँ पर मैं dl को, लेंथ एलिमेंट को पाई a तक इंटीग्रेट करूंगी, हाफ सर्कमफ्रेंस पे इंटीग्रेट करूंगी, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में मैंने 2 लेंथ एलिमेंट्स ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर लिए हैं. So the final expression of magnetic field at point P will be mu naught I a square divided by 2 x square plus a square to the power 3/2. This will be the final expression. Actual point पे अगर हमें magnetic field निकालनी है, this will be given by this expression. Now let's note down a few points. At the center of the coil, यानी कि हम O पॉइंट की ही बात कर रहे हैं. इस केस में अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है O पॉइंट पे, तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी. वो सेंटर से ही डिस्टेंस होता है, दैट विल बी 0, क्योंकि मैं O पर ही निकाल रही हूँ. सो माई मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेशन विल रिड्यूस टू म्यू नॉट I अपॉन 2a. तो इसका मतलब सेंटर पे एक सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट के सेंटर पे भी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय mu naught I upon 2a. Is this expression exactly the same as we discussed 2 videos ago? 2 वीडियोस पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, सर्कुलर लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन सेम आ रहा था. This the graph showing the variation of magnetic field as we move away from the center along the axis of this circular ring. जो ये मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट I upon 2a. That is, we are at the center of the circular loop carrying current I. और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी. So here magnetic field is maximum at the center and it decreases as we move away from the coil. Third, now let us suppose मेरे पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो इसके अंदर पोल्स डेवलप हो जाएंगे. एक तरफ का फेस नॉर्थ पोल दिखाएगा और दूसरी तरफ का फेस साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा. बेसिकली दिस विल एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट. तो हम कैसे पता लगाएंगे कि नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है? उसके लिए देयर आर शॉर्ट ट्रिक्स. विल ड्रॉ एन लाइक दिस. यहाँ पर ये जो आर्म है ये करंट की डायरेक्शन बता रही है, तो इसका मतलब ये हमारा नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा. This face will act like North Pole. Now अगर ये करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है इस सर्कुलर लूप में, देन हम S बनाएंगे like this, जहाँ पर ये जो आर्म है ये करंट की डायरेक्शन बता रही है, तो this face is going to act like a South Pole. तो एक जो करंट कैरिंग लूप होता है वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करता है. तो उससे एक क्वांटिटी रिलेटेड होती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. लेट अस सपोज यहाँ पर एक लूप है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स है, और इसमें से करंट जो थ्रेड कर रहा है दैट इज I. और इसका जो एरिया वेक्टर है, लेट अस सपोज ऊपर की डायरेक्शन में मैंने लिया है, दिस इज द एरिया, और एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है. तो इसका मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय NIA, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, द करंट थ्रेडिंग थ्रू द सर्कुलर लूप एंड द एरिया वेक्टर. I have mentioned all of them here. So I hope this derivation is clear to you. That's all for now.